नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। सुबह से ये चर्चा हो रही है हर न्यूज वेबसाइट पर, हर टीवी चैनल पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच की का युद्ध रुकवा दिया सीज फायर करके। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ये ताकत किसने दिया है? ये ताकत उनको यूनाइटेड नेशंस से मिली हुई है, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई ताकत वाला प्रेसिडेंट है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पावर्स मिलती हैं, अमेरिका को ये पावर्स दी गई हैं। लेकिन ये पावर्स कब दी गई थी? ये जब यूनाइटेड नेशंस बना तो उस समय अगर किसी भी दो देश के बीच में लड़ाई हो रही हो तो उस समय यूनाइटेड नेशंस का काम होता था कि वो इंटरवीन करके और वो लड़ाई रुकवाए। अब वो जो बेचारा यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था वो बड़ी बेचारगी की स्थिति में आ गया है। उसका रोल तो समझ ही में नहीं आ रहा है। सारा रोल ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्ले कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हर छोटी से छोटी लड़ाई को सुलझाने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। और यहां पर आती है वीटो पावर कि क्या उस वीटो पावर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज उसी वीटो पावर को हम डिस्कस करेंगे, उसके लीगल पॉइंट्स, उसके डिप्लोमेटिक पॉइंट्स और उसके जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स। और खासकर ये जो ईरान और इजराइल के युद्ध के संदर्भ में है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि देखिए वो नोबेल पीस प्राइज जीतना चाह रहे हैं। तो नोबेल पीस प्राइज वो जीते, उनको कौन रोक रहा है? लेकिन यूनाइटेड नेशंस को तो वो अपना काम करने दे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस के वजूद को खत्म कर दिया है और ये एक बड़ा खतरा है। आज उसी वीटो पावर को आज हम समझने की कोशिश करेंगे जिसको बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज नहीं, उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। और फिर दुनिया को लगता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कमाल कर दिया। आज इसी बात को हम डिस्कस करेंगे, इस वीटो पावर को। हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चारों तरफ शोर मच रहा है। देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया, ईरान और इजराइल का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। लेकिन असली कहानी क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार कह लीजिए या रहस्य और राज है कि दरअसल ये यूएस जो आज की तारीख में कर रहा है वो क्या किसी भी प्रकार से किसी भी जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कानून है, इंटरनेशनल रिवायत है, उसके हिसाब से है या सिर्फ गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही है? क्योंकि यूएस जो है आज की तारीख में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा उसके पास हथियार है, सबसे ज्यादा उसके पास आर्म फोर्सेस हैं। तो ये क्या सिर्फ दादागिरी चल रही है या कोई कानूनी हक और अधिकार भी है? तो यूनाइटेड नेशंस का अगर हम वेबसाइट में भी जाएंगे तो देखने में आएगा सीधे सीधे कि वहां लिखा है पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। आज जो यूएस कर रहा है क्या वो पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी के आसपास भी कहीं नजर आता है? वो हमारे जो देश है, सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से भारत, और कांग्रेस पार्टी एक मैंने उनका एक कैंपेन देखा जिसमें एक कोई गाना बना रखा है उन्होंने पैरोडी, नरेंद्र सरेंडर के नाम से, नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। तो ये सरेंडर ट्रंप साहब ने कराया जीतती हुई फौज को। ये कौन सी ताकत है? इसको हमारे देश के नागरिकों को भी और विश्व भर के नागरिकों को भी समझना बहुत आवश्यक है। ईरान इजराइल का जो भी युद्ध हो रहा था उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले तो अमेरिकन पब्लिक के खिलाफ जाके, अपने चुनावी वादों के खिलाफ जाके खुद को एक पार्टी बना लिया, खुद ही हमला कर दिया। एक पार्टी बनने के बाद खुद ही आर्बिट्रेटर भी बन गए, यानी कि फैसला करने वाले भी बन गए, और दोनों पार्टीज को ये डिक्लेयर कर दिया कि मैंने वो करा दिया, पीस करा दिया और सीज फायर करा दिया। तो इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और भारत के पास वीटो क्यों नहीं है ये भी समझना पड़ेगा। जो आरएसएस और बीजेपी वाले भ्रांतियां फैलाते हैं उसको भी जरा थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि किन हालात में और भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है। भारत इस 5 वीटो पावर वाले देशों की
कैटेगरी में क्यों नहीं आता है, वो समझना बहुत आवश्यक है। उसके पीछे भी हमारे देश में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनकी मुस्लिम लीग पार्टी थी, और जो हमारे आरएसएस थी, वही सबसे बड़ी जिम्मेदार है भारत की इंडिपेंडेंस को डिले कराने में। 1942 के बाद दो ताकतें थी जो एक साथ मिलकर सरकारें भी कई जगह बना रही थी। वो एक तरफ मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरी तरफ आरएसएस। इस सब से हुआ क्या? 24 अक्टूबर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत की आजादी अगर 24 अक्टूबर 1945 से पहले हो जाती तो भारत को ऑटोमेटिकली छठी वीटो पावर भी भारत के पास होती। यह सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को 5 देश थे जिनके पास वीटो पावर आ गई, क्योंकि वो मेन पार्टीज या बड़े बड़े देश थे। भारत के पास क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें तभी तक आजादी भी नहीं मिली थी। हमें तो आजादी 1947 में मिली, और हमारा देश जो है, अगर यूनाइटेड एक रहता तो इतना बड़ा देश रहता। 1945 और देश का विभाजन दो वजह है कि हमें आज वीटो पावर नहीं मिली। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चाइना हमसे इकोनॉमिकली भी आगे क्यों निकल गया। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चाइना के पास शुरू से वीटो पावर थी, यानी कि उसका आर्म ट्विस्ट करने की सामर्थ्य बाकी सारी वीटो पावर्स के पास कम थी भारत से। भारत का आर्म ट्विस्ट करने की ताकत वीटो पावर्स के पास शुरू से ज्यादा थी। हाँ, कुछ अपवाद हुए उसके, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने वीटो पावर्स की भी बात ना सुन के अपनी मर्जी से काम किया, देश के हित में काम किया। तो ये बात सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। लेकिन वीटो पावर है क्या, अब यह भी समझना जरूरी है। वीटो पावर कोई किसी देश को बड़ा नहीं बना देती, और किसी दूसरे देश को, जो 193 देश हैं यूएन के मेंबर्स, शुरू में तो 1945 में सिर्फ 50 देश थे, किसी को किसी से बड़ा नहीं बना देती। एक सिस्टम बनाए जो कि अनजस्ट तो है, लेकिन प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल कह सकते हैं उसे। वीटो पावर है क्या कि सारे देश हैं, एक जनरल असेंबली है जिसमें सारे लोग मेंबर होते हैं, लेकिन जनरल असेंबली का कोई भी रेजोल्यूशन मैंडेटरी या बाध्य नहीं होता कोई भी देश उसे मानने के लिए। रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, वो इंप्लीमेंट करने की उसमें शक्ति नहीं होती। कोई मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने। एक हाँ, नैतिक एक तरीके से दबाव जरूर रहता है। उसके बाद एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 15 देश होते हैं। 15 में से 5 देश परमानेंट हैं जो कि 1945 से हैं, वो यूएस। देखिए मजेदार बात क्या है, उस समय यूके को भी ये पावर मिली थी, तो यूके के पास उसके अंडर कौन कौन सी कंट्रीज थी? इंडिया भी थी और बहुत सारी उसकी कॉलोनीज भी थी। इसके करके यूके को भी, और एक यूके क्योंकि विश्व युद्ध में एक मेजर पार्टी था, तो अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, रशिया को और चाइना को ये वीटो पावर मिल गई। ये 5 परमानेंट मेंबर हो गए सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके अलावा बाद में 10 मेंबर, एक तरह का रोटेशन सिस्टम से 10 मेंबर और होते हैं। लेकिन अगर कोई रेजोल्यूशन, जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस होते हैं, वो बाध्य होते हैं मानने के लिए, और मैंडेटरी भी होते हैं, वो मानना ही पड़ता है, सबको मानने पड़ते हैं। अब इसमें भी एक कैच है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास होना है तो उसमें 9 मेंबर्स एक तरफ होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि कोई भी 5 देशों में से एक देश उसको वीटो, यानी कि उस रेजोल्यूशन को मना ना कर दे, तब वो रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद सभी देश उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस वीटो पावर का जो पूरे दुनिया में वॉर रुकवाने के लिए, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो इससे पहले का संगठन था, उसमें यह देखा गया था कि जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो दूसरे छोटे देशों को अपनी ताकत के बल पे दबा लेती थी, डरा लेती थी और वॉर कर देती थी। तो एक ये ताकत बड़े देशों को मिली थी, 5 बड़े देशों को, जिनको ये वीटो की पावर मिली थी कि उनकी अगर मर्जी नहीं होगी, या अगर वो चाहेंगे, तो अगर दिन भी हो, नीलू जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर दिन भी है तो उसको वीटो करके ये बोल सकती हैं 5 वीटो पावर्स के दिन नहीं है, रात है। ऐसी ताकतें प्रैग्मेटिक तौर पे युद्ध रुकवाने के लिए इन 5 देशों को दी गई थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका दुरुपयोग हो।
अगर दुरुपयोग होगा तो यूएन का सिस्टम लड़खड़ा जो रहा है आज, वो इसीलिए लड़खड़ा रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। और अभी जो बाकी देश जो उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, भारत जैसे देश भी भारत जैसे देश यूएन के सिस्टम को मान रहे हैं, हालांकि उसका सबसे ज्यादा नुकसान ग्लोबल साउथ के देशों को हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मान रहे हैं अपनी शराफत दिखा के। यूएन के सिस्टम को तोड़ कौन रहा है? अमेरिका, बड़े बड़े ये वीटो पावर्स वाले देश। और सिर्फ कोई ऐसी चीजों के लिए नहीं जो कि उनकी कोई बहुत बड़ी जरूरत हो, बल्कि आम तौर पे भी बहुत बड़ी ज्यादती और बहुत बड़ा कोई अन्याय हो रहा हो, तब भी वीटो पावर इस्तेमाल करके उन अन्यायों को और उन गलतियों को खुली छूट देने के लिए भी वीटो का इस्तेमाल हुआ है। जैसा यूके ने बार बार अपार्थाइड को चलते रहने देने के लिए साउथ अमेरिका में इस्तेमाल किया, जैसे कि अमेरिका ने बार बार फिलिस्तीन के खिलाफ यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रेजोल्यूशन पास हुए फिलिस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ, लेकिन उस वीटो का इस्तेमाल करके इजराइल को एक रोग देश, एक क्रिमिनल देश, एक जीनोसाइडल देश बनाने में अमेरिका ने बार बार मदद की। ये कमोबेश बात है। उसके बाद मजेदार बात यह है कि खुद अमेरिका ने वीटो पावर होने के बावजूद भी, खास तौर पे ट्रंप साहब ने, और इस बार तो आगे बिल्कुल ही उन्होंने जितनी भी यूएन की जो भी बॉडीज थी उससे अमेरिका को दूर कर लिया कि हम किसी को नहीं मानते, हम पैसे ही नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। हम जितनी भी यूएन की बॉडीज हैं जो कि एक तरीके से इंसाफ तो नहीं कर रही है, लेकिन इंसाफ करने का एक बहाना सा तो हो रहा है, उसमें भी हम साफ तौर पे ट्रंप साहब ने ये कहना मना कर दिया कि हम अलग अलग जो यूनेस्को है, चाहे यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ जाके काम करना शुरू कर दिया और सीधे सीधे मना कर दिया कि हम मानते ही नहीं है। डब्ल्यूटीओ की जो बेसिक कंडीशंस हैं, टैरिफ जो है कमजोर देश लगा सकते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लगा सकते हैं। ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली अपनी मर्जी से उसके खिलाफ जाके ये बोल दिया हम तो टैरिफ लगाएंगे। डब्ल्यूटीओ गया कूड़े के डिब्बे में। ये जो गतिविधियां हो रही हैं उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सारे देश जो है उसके खिलाफ सिस्टम के खड़े हो गए हैं अब, और यूएन सिस्टम जो है अब चरमरा रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ईरान है। हाँ, ईरान, ये तो आपने सही एग्जांपल दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की मंशा यही है कि इसी तरीके से जो युद्ध करने वाले देश हैं उनको किसी तरीके से लड़ाकर फिर उनके बीच में संधि करवाओ, सीज फायर करवाओ, फिर सारा क्रेडिट ले लो, तो फिर ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशंस का तो रोल खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है या शॉर्ट टर्म एजेंडा, जिसको भी आप कैसे भी कह ले, कि यूनाइटेड नेशंस को डोनाल्ड ट्रंप खत्म करना चाह रहे पूरी तरह से। नहीं, ऑलमोस्ट उन्होंने ये दिखाई दिया ना। सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल को युद्ध रोकने के लिए रेजोल्यूशन पास करना चाहा कई बार। अभी रिसेंटली फिलिस्तीन के ऊपर जो जीनोसाइड कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस कर रही हैं इजराइल के अंदर, यहाँ मैं एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगा कि जैसे भारत में आरएसएस और ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग होते हैं, आरएसएस के कार्डर्स अलग होते हैं, वो बुरे काम करते हैं, जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं वो बुरे काम सब नहीं करते हैं। उसी तरीके से ज़ायनिस्ट फोर्सेस, ज़ायनिस्ट लोग एक होते हैं, और बाकी जो यहूदी धर्म के मानने वाले हैं, यहूदी होते हैं, वो अलग चीज होते हैं। तो जो ज़ायनिस्ट काम करते हैं उनको पूरे यहूदी धर्म को हमें उस नजर से नहीं देखना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज होते हैं, क्योंकि यहूदी जो है अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ खुद सबसे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे भारत में भी हमारे जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आरएसएस और बीजेपी की खुल के विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन ज़ायनिस्ट जो अब, लेकिन अमेरिका ने जब कहा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाक भी युद्ध नहीं गया, ट्रंप साहब ने एक फोन करके करा दिया। ये यूएन की इतनी बड़ी जो सिस्टम बना हुआ है, जो पूरी दुनिया को एक तरीके से एक बैलेंस करके रखने का एक सिस्टम है, जिसमें सबकी इज्जत रहती है, सबका वकार भी रहता है, सबका बराबरी भी रहती है, डिग्निटी भी रहती है, उसको खत्म करके ट्रंप साहब ने यह दिखा दिया कि एक तरफ तो मैंने ही इजराइल से यह युद्ध कराया,
क्योंकि बार बार उन्होंने इस बात को कहा है कि इजराइल ने हमारे जो ईरान पे हमला किया है वो मुझसे बात करके किया है, ये वो बार बार कहते रहे और मेरे डायरेक्ट टच में है। और दूसरी तरफ फिर यूएन में जाके इसका फैसला नहीं होगा, मैं ही उसका वो करा दूंगा। ये बहुत ही घातक बात है और इसके लिए भारत देश को, अब मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो भारत को इस समय जिस स्थिति में भारत देश है, भारत देश की जनता ने ही इतनी मेहनत करके देश को दुनिया की अभी 5वीं सबसे बड़ी या 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया है और भारत देश अब हर तरीके से एक विश्व की बड़ी शक्ति है। तो भारत को अभी ईरान युद्ध में भी अपना जो रोल प्ले करना था वो नहीं कर पाया है, बिल्कुल नहीं कर पाया। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, डरने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए भारत अभी जो विश्व में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता था कि इसका फैसला यूएन में होगा, वो भारत नहीं कर पाया। इसकी हिस्टोरिक वजह भी है और एक आज जो सबसे बड़ी वजह है वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने की है। वरना ईरान में आज भी एक ही देश ऐसा है, बावजूद इसके कि बहुत सारी ऐसी अफवाहें और दूसरी चीजें आ रही हैं कि मोदी जी ने नेतन्याहू साहब से अडानी जी की वजह से कोई पर्सनल दोस्ती बना ली है और खास रिश्ता बना लिया है, उसके बावजूद भी ईरान ने अपने सैकड़ों वर्षों के भारत से जो संबंध है, जो हर बुरे टाइम में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है, उसका दोबारा एक तरीके से प्रदर्शन करते हुए, मोदी जी की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए भारत देश से संबंध रखा। और भारत देश के अकेले नागरिक ऐसे हैं जिनके जहाजों को उड़ने की इजाजत दी कि अपने नागरिकों को निकाल सकें। तो ईरान तो बहुत समझदारी का काम कर रहा है क्योंकि वो भारत से रिश्ता रख रहे हैं, प्रधानमंत्री को निग्लेक्ट करके भी, कि ये रिश्ता ईरान देश के नागरिकों का और भारत देश के नागरिकों का है। सिर्फ मोदी जी अगर कुछ गलती कर भी रहे हैं, आज की सरकार गलती कर भी रही है, तो उसको नजरअंदाज करके भी उन्होंने भारत से अपना रिश्ता मजबूत रखा है। तो भारत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी इस वक्त। और चाइना जबरदस्ती, देखिए भारत की कमजोरी की वजह से, प्रधानमंत्री जी की कमजोरी की वजह से चाइना एक महत्वपूर्ण देश बन के निकला है इस समय, जो कि बहुत ही भारत के लिए दुख की बात है। वरना इस समय ट्रंप साहब से पहले भारत देश ही वहां पे एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। प्राचा, मुझे ये बताइए कि क्या अब समय आ गया है कि इस वीटो पावर के ऊपर कोई कड़े फैसले लेने चाहिए? भाई अमेरिका को, ठीक है, वो जमाना अलग था जब अमेरिका को ताकत दे दी गई थी वीटो पावर की। इस वीटो पावर को कैसे बदला जा सकता है, कैसे बदला जाएगा? नहीं, समय आ गया, बल्कि एक बहुत अहम मोड़ पे आ चुका है विश्व, क्योंकि अब जैसे लीग ऑफ नेशंस दूसरा विश्व युद्ध रोकने में नाकाम रहा था, उस तरीके से, क्योंकि उस समय भी जो कुछ बड़ी विश्व की ताकतें थी, उन्होंने इंसाफ और बराबरी, सबके लिए इज्जत का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन है, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है ना, संप्रभुता सबसे पहले लिखा हुआ है ना। कोई भी हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की शपथ सबसे पहले लगते हैं। तो ये किसी भी देश की बुनियादी जरूरत है, बुनियादी हक होता है। तो इंटेग्रिटी अपने देश के इंटरनल मैटर्स में कोई बाहर का व्यक्ति टांग ना अड़ाए, और हमारे देश के हक में, अच्छाई में क्या है, हम किसी दूसरे देश से भी संबंध रख पाए, इसमें इंटरफेरेंस लीग ऑफ नेशंस के टाइम हो रही थी। इसीलिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और अब भी कुछ देशों की वजह से ये स्थिति, खास तौर पे अमेरिका के ट्रंप साहब जो राष्ट्रपति हैं, ये स्थिति दोबारा पैदा हो रही है। उसको रोकने के लिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, भारत को सबसे बड़ा रोल अदा करना है। ऑलरेडी इस बारे में बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है कि या तो इन 5 देशों की वीटो पावर्स को लिमिट करना चाहिए, कि अगर कोई जीनोसाइड, एक देश दूसरे देश के ऊपर जीनोसाइड कर रहा है, जैसे फिलिस्तीन का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, उससे पहले अपार्थाइड का दिया जाता था, तो उसमें वीटो पावर नहीं चलेगी। ये वो है। या दूसरा, वीटो पावर को एक्सटेंड करने का मतलब, इसका स्कोप बढ़ाने का, उसमें और भी देशों को वीटो पावर देने की बात भी चल रही है, जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में। जापान, जर्मनी, दूसरे देश जो हैं, ब्राजील, वो भी बहुत हैं, ताकि एक पूरी तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल साउथ की भी रिप्रेजेंटेशन हो, जो कि अभी ना के बराबर है। क्योंकि
अगर चाइना को निकाल दिया जाए, रशिया तो अब ग्लोबल साउथ में कह सकते हैं आ रहा है, लेकिन अगर चाइना को निकाल दिया जाए तो ग्लोबल साउथ की तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो इसीलिए अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि इस वीटो पावर का अमेरिका ने कितना मिसयूज किया है, और इसी वजह से आप चाहे तो देखें आईएमएफ है, वो भारत को ये बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये कोई तरीका है? आईएमएफ का ऑफिस कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। चलिए यूएनओ का ऑफिस तो न्यूयॉर्क में बन गया। अब यूएनओ के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन भी है ना, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपको जान के हैरानी होगी, जो वेटेज है ना, जैसे एक कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डिंग होती है, उस तरीके से अगर शेयर होल्डिंग के माध्यम से देखा जाए तो भारत की जो शेयर होल्डिंग है यूएन के अंदर, मतलब वो है 2.7%। आप मान सकते हैं अमेरिका की, अब आप एक अंदाजा लगाइए, 17.7%, 17.5% है। चाइना की 6.4% है, मतलब शेयर होल्डिंग के हिसाब से अगर आम दर्शकों को मैं समझाना चाहूं तो ये यूएन का निजाम है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस की कितनी ताकत है, और इसकी अब जब किसी के पास ताकत है तो उसको बहुत ही केयरफुली उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मिसयूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महमूद, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी वीटो पावर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को कौन रोकेगा, या फिर ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकती है? नहीं, अगर देखिए ये ताकत तभी तक तो चल रही है, जैसे अब ईरान ने मना कर दिया, अपनी टर्म्स पे उन्होंने सीज फायर किया है, नहीं ये सीधे मना ही कर दिया ना उन्होंने, हमें कोई मतलब नहीं है, कहते रहो तुम कुछ भी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप साहब ने ये कराया। अगर सिक्योरिटी काउंसिल यूएन ये काम करता तो शायद ईरान ये नहीं कहता। लेकिन उससे पहले फिर इजराइल ने जो एक तरफा हमला किया था, और किस तरह का विभत्स हमला किया, वो देखने लायक है ना, कि ना सिर्फ उनके सरप्राइज अटैक हुआ, जबकि ट्रंप साहब से बातचीत चल रही थी, जबकि अमेरिका से बातचीत चल रही थी ईरान की, तो उसके बाद धोखाधड़ी करके सडन अटैक करके उनके सीनियर लोगों को तक को मार दिया, खुलेआम धमकियां दी कि हम आपके सुप्रीम लीडर को मार देंगे। ये ट्रंप साहब ने खुद दी, हमें पता है, लेकिन अभी हमने मारने का फैसला नहीं किया। तो ये अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका खुद अपने लिए क्यों, अपनी जो एक ताकत बन गई थी, अब जब ताकत बन जाती है तो उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो तुम्हारे से थोड़ा नीचे लेवल पे देश हैं या लोग हैं, उनको अगर जितनी इज्जत और प्यार दोगे तो तुम्हारा जो एक अपर हैंड है वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। लेकिन अमेरिका ने किया क्या, अब ये बहुत समझने की जरूरत है। ब्रिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट बना था, वो बना क्यों था? क्योंकि सारे विश्व का व्यापार यूएस डॉलर पर निर्भर हो गया, पेट्रो डॉलर्स तक का भी टर्म इजाद हो गया। स्विफ्ट के बगैर, अमेरिकन डॉलर के बगैर कोई किसी दो देश आपस में जो अमेरिका से बिजनेस भी नहीं कर रहे, वो अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी ताकत यूएस के पास आ गई, उसका फिर उन्होंने मिसयूज करना शुरू किया, लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए, लोगों के ऊपर नाजायज सैंक्शन लगाने शुरू किए कि आप ये नहीं करोगे, जैसे भारत के ऊपर ही सैंक्शंस लगे कि आप अगर अपनी पीसफुल पर्पस के लिए भी अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करोगे तो हम सैंक्शन लगा देंगे भारत के ऊपर ही। मतलब एक तरीके से भारत देश के ऊपर सैंक्शन लगाने की हिम्मत अमेरिका जैसे देश को या किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए, लेकिन लगा दिया उन्होंने। अब भारत के साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, उन सैंक्शंस के तहत ही करेगा। आईएमएफ ये डिक्लेयर करेगा कि कौन सा देश क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कौन सा देश क्या करेगा या नहीं करेगा, इसकी ताकत अमेरिका के पास चली गई, इसीलिए ब्रिक्स बना था। और ब्रिक्स ने एक पैरेलल, जो एक तरीके, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ईरान के साथ जो ये युद्ध हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रिक्स ने अपनी एक पैरेलल करेंसी शुरू कर दी है। अगर ये जो स्थिति है कामयाब हो गई तो अमेरिका की जो हेजेमनी है एक तरीके से वो वैसे ही क्रैश डाउन हो जाएगी। पूरी दुनिया में आप देखिए 100 से ज्यादा ऊपर नेवल बेसिस है अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के। आप मान सकती हैं क्यों? भारत हिंद महासागर में डिगो गार्सिया में अमेरिका का नेवल बेस है।
हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या ठीक बात है? क्यों है? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका हर देश की राजनीति में इंटरनल या एक्सटर्नल टांग अड़ाता रहा है। उसके मैं आपको दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूं। अगर हम शुरू करें कोरियन वॉर से, अगर हम शुरू करें वियतनाम से, वियतनाम में क्या किया, अगर हम जाएं फिर मिडिल ईस्ट में, लीबिया में, इराक में, कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां पे टांग नहीं अड़ाई। अभी साउथ अफ्रीका को बोल दिया कि वहां जो है वाइट लोगों के साथ अपार्थाइड हो रही। ये जो मिसयूज हो रहा है ना, और उसके बाद फिर अपनी शक्ति का, सैन्य शक्ति का नाजायज इस्तेमाल करने की धमकी हर जगह। तो ये अपने आप है, ये जो दादागिरी जिसको हम कहते हैं, इस ट्रम्प की दादागिरी को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? क्या सारे नेशंस, जैसे ईरान ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम कर लो सीज फायर अनाउंस, मैं नहीं मानूंगा, जब तक इजराइल स्ट्राइक्स बंद नहीं करेगा तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन ट्रम्प को डील करने का या अमेरिका की वीटो पावर को डील करने का तरीका क्या है? क्या एक टेम्पलेट बनाना चाहिए सभी देशों को कि वो उसको किस तरीके से करें? एक टेम्पलेट देखिए बन ही गया ना अपने आप। ईरान ने मजबूर होके, मतलब जब ये बोल रहे हो कि आप रेजिम चेंज हम कराएंगे, मतलब मैं यहाँ बैठ के किसी देश में मोदी जी ये बोलने लगे हम वहां रेजिम चेंज कराएंगे, तो वो देश क्या मानेगा? अगर उसकी बहुत बड़ी मजबूरी नहीं होगी तो कोई। ईरान को तो मजबूर कर दिया युद्ध करने के लिए, अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए ईरान को मजबूर किया ट्रम्प साहब ने। वरना कोई भी देश इतनी बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा, एक गुंडे के सामने क्यों खड़ा होगा? क्योंकि मजबूर कर दिया। अब मजबूरी में, अब देखिए आपदा में अवसर हो गया। अब ये अब सब देशों ने देख लिया कि खोखली धमकी होती है। मोदी जी ने भी शायद सीख लिया होगा। ट्रम्प साहब के फोन को मानना नहीं चाहिए था उन्हें, बिल्कुल फोन ही नहीं उठाना चाहिए था। तो अब ये मोदी जी को भी पता लग गया होगा। तो इससे एक बड़ा रास्ता खुला है पूरे दुनिया के लिए। अब ये एक और चीज क्या हो गई कि ट्रम्प साहब की वजह से अमेरिका जो इतना बड़ा देश है उसने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी। अब ट्रम्प साहब की बात पे या अमेरिका की बात पे कौन भरोसा करेगा, जबकि उन्होंने अपनी बात को अपने आप ही नहीं माना। एक तरफ नेगोशिएशंस की बात करते रहे और दूसरी तरफ हमला कर दिया। मतलब अमेरिका की किसी भी बात पे भरोसा ही नहीं रह गया ना अब किसी को भी कि वो। अब अगर पाकिस्तान, देखिए अब मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दे देता हूं अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन सीज फायर हो गया था इंडिया पाकिस्तान की बात में, उसके अगले दिन फिर हमला किया था। तो अमेरिका की बात इंडिया क्यों माने? अब सीज फायर का वायलेशन अगले दिन पाकिस्तान ने कर दिया था, तो ट्रम्प साहब की बात की क्या वैल्यू रह गई? तो ये ट्रम्प साहब ने खुद किया, और इसीलिए ट्रम्प साहब के खिलाफ वहां की जनता जो है ना, नो किंग्स नाम से बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2000 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए अमेरिका में पिछले हफ्ते। अभी नो किंग, ट्रम्प साहब को किंग नहीं मानती। तो अमेरिका की जनता खुद अमेरिका को रोकना चाहती है, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हमें अमेरिका की जनता को एक क्रेडिट भी देना चाहिए कि ट्रम्प साहब जैसे ताकतवर, और भारत के लोगों को भी इससे सीखना चाहिए, ट्रम्प साहब जैसे ताकतवर तानाशाह के खिलाफ भी वहां की खुद जनता अपने देश के हित को देखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ट्रम्प साहब के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसी प्रकार से मोदी जी को भी भारत के अंदर ये अगर प्रोटेस्ट होने शुरू होंगे, ये चुनाव में चोरी करने की मशीनों के खिलाफ या दूसरी चीजों के खिलाफ, तो देश के लिए अच्छा होगा। जैसे ट्रम्प साहब की ताकत को रोक लगी है ना, वरना वो आंखें बंद करके बहुत सारी बातें कही जाती है ना कि एप्स्टीन फाइल्स हैं, उससे ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलते हैं मोदी जी को चाइना और दूसरे लोग उनकी वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो एप्स्टीन फाइल्स हैं। उसका तो एलन मस्क साहब ने खुलेआम एक तरीके से बोल ही दिया था। और ये कहा जा रहा है कि इजराइल की जो मोसाद है एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ट्रम्प साहब को, पता नहीं कितना सच है या गलत है। तो मेरा सवाल है महमूद, अब ईरान और इजराइल की जो सीज फायर हो गया है, सीज फायर के बाद अब जब हम वीटो पावर की बात करते हैं अमेरिका के संदर्भ में, डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में, तो सबसे बड़ी इस समय जो नीड ऑफ द आवर है, समय की जरूरत, वो क्या है? वीटो पावर को डाइल्यूट करना या वीटो पावर को खत्म करना? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशंस का वजूद खत्म करने में लगे, क्या करना चाहिए? ये मेरा आखिरी सवाल।
किसी भी, मेरा जवाब इसके लिए मेरी समझ से यही रहेगा कि यूएन का जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है, और इसमें भारत देश की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मतलब ये कोई मैं बायस्ड ओपिनियन नहीं बता रहा हूं। भारत तो अगर ये हेडलाइन डाली जाएगी कि मोदी खत्म करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की वीटो पावर, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल गलत होगी ये। मोदी कभी नहीं कर पाएंगे, भारत करेगा। आप लोगों को भारत और मोदी जी में फर्क समझना चाहिए। मोदी जी ने तो मौका गंवा रहे हैं, मतलब ये मौका खड़ा हुआ है, भारत करेगा। भारत के साथ देखिए ब्राजील है, आप समझिए ईरान है, अर्जेंटीना है, ये सारे बड़े बड़े, साउथ अफ्रीका है। मोदी जी अडानी जी को भूल जाए ना, अपने पर्सनल चीजें भूल जाए, तो भारत इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर है। एक्चुअल ग्लोबल साउथ जो है ना, उसका लीडर भारत है, कोई चाइना नहीं है। चाइना, देखिए चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। और ये तो मोदी जी की वजह से भारत ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन पा रहा, अनडिस्प्यूटेड, क्योंकि भारत की एक लंबी हिस्ट्री भी है। हमने वो इस्तेमाल किया है जो किसी बड़े ताकतवर देश को जो रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए, मोदी जी के आने से पहले भारत देश ने किया है। वो हमने थोड़ी बहुत तकलीफें, परेशानियां झेली हैं अपने नेबर्स को मजबूत रखने के लिए, और ये भारत देश के भी हक में है। हमारी इज्जत है पूरी दुनिया में, मोदी जी जितनी कम कर लें तब भी भारत देश की इज्जत है। तो खैर मैं विषय से भटक जाऊंगा क्योंकि भारतीयता एकदम ऊपर आ जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन ग्लोबल साउथ को इस समय ईरान ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि वो असर्ट करें और यूएन में रिफॉर्म्स हों, या तो जो ये वीटो पावर्स हैं उसकी लिमिट तय हो। डब्ल्यूटीओ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से कितना सारा पूरी दुनिया का मतलब जो पैसा है वो चूस लिया कुछ कंट्रीज ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर के माध्यम से जबरदस्ती लागू करा के। और जो ट्रेवल ऑफ लेबर है, लेबर मूवमेंट आपने रोक दी, ट्रेड मूवमेंट तो शुरू खोल दी पूरी, और लेबर मूवमेंट आपने रोक दी। तो ये इम्बैलेंस तरीके से जो यूएन का जो बेसिक चार्टर है सबको बराबरी का, उसको इस्तेमाल करने का समय अब जा रहा है। ब्रिक्स एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, उसमें भी भारत जो है सबसे ज्यादा ऐसा देश था जो ब्रिक्स का भी लीडर, नेचुरल लीडर भारत है। मतलब भूल जाइए वीटो पावर को भी, भारत क्योंकि सबके साथ अच्छे से व्यवहार करके सबकी इज्जत प्राप्त करने में सफल हुआ है। चाइना भी देखिए ना, अभी चाइना बहुत सारे पैसे कमा के जिस भी तरीके से जिस भी देश के अंदर जा रहा है वहां वो उसकी इकोनॉमी पे कब्जा कर रहा है, जैसे अमेरिका ने किया। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने जेन्युइन हेल्प की है, और ये भारत की सबसे ज्यादा ताकत है। तो मैं इसीलिए बार बार भारत का नाम ले रहा हूं। तो मगर ग्लोबल साउथ को, खासतौर पे ब्रिक्स को, ये मूवमेंट मेरे ख्याल से तो अब चले गई। मैं तो सिर्फ हालात पढ़ के बता रहा हूं आपको, ये मूवमेंट चल भी रहा है और ताकत भी पकड़ेगा। ईरान ने इसके ऊपर एक मतलब बहुत बड़ा हाईवे और गेटवे खोल दिया है, जिसका मतलब अब समय आ गया है यूएन के अंदर रिफॉर्म्स का और शक्तियों का दोबारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने का। जो तो इसका मतलब ये है कि अब ईरान, इसका मतलब वो समय आ गया है जब ईरान अब डोनाल्ड ट्रंप की पावर्स को लिमिट करेगा, ईरान उसमें लीड कर सकता है। नहीं, ईरान ने खतरा मोल लेके, ये कह सकता हूं मैं, ईरान अकेला नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने जो एक बहादुरी दिखा के, खड़े रह के, सरवाइव करके, और अमेरिका और इजराइल को दोनों को मजबूर करके अपनी टर्म्स पे जो ये सीज फायर किया है, ये भी दिखा दिया कि हम डरते नहीं है, हम लड़ सकते थे तुमसे, हरा सकते थे तुम्हें, हरा भी नहीं सकते थे तो तुम्हारा बराबरी से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम पीस चाहते हैं क्योंकि हम ग्लोबल साउथ हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा रास्ता खोला है। लेकिन इसमें लीड मैं फिर कह रहा हूं इंडिया को ही लेनी पड़ेगी, ब्राजील को लेनी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका को लेनी पड़ेगी, अर्जेंटीना को लेनी पड़ेगी, पेरू को लेनी पड़ेगी, सऊदी अरब को लेनी पड़ेगी, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, इजिप्ट को लेनी पड़ेगी। बहुत सारी कंट्रीज बड़ी बड़ी हैं जिनको लेनी पड़ेगी। जापान को लेनी पड़ेगी, जापान के साथ भी अब 70 साल हो गए विश्व युद्ध के बाद, अभी उनके पास अभी अपनी डिफेंस करने की भी शक्तियां ही नहीं है, क्योंकि वो एक जो ट्रीटी है उससे बंधे हुए हैं।
अगर कल को चाइना जापान के साथ नाजायज कुछ हरकत करने लगे तो जापान को अभी परमिशन नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी अपनी फौज तैयार कर सके, उसे अमेरिका पे निर्भर रहना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो जापान है उन देशों में से, इस तरह के बहुत सारे देश हैं जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और दूसरा फिर ये भी होना चाहिए, इसके बाद एक और जो मेरी समझ में आती है बात, वीटो पावर अगर ज्यादा देशों को मिल भी जाए तो वीटो पावर की इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान जो है इंडिया में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो हम फिर भी कोई देश वीटो पावर करके इंडिया के एक्शन को रोक दिए तो शुक्र कीजिए अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाए बगैर फैसला हो गया। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये फैसला करती तो और भी अलग से एक आयाम बनता। जैसे फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल हमला किए जा रहा है तो यूएन वीटो पावर इस्तेमाल करके उसको रोके जाए। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो ज्यादती कर रही है वहां की इकोनॉमी के खिलाफ, और वहां भी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन सा खड़ा हो रहा है, वो करती रहे। तो यूएन का जो वीटो पावर है इस्तेमाल करने का, वो डाइल्यूट भी होना चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे बनने चाहिए जिसमें वीटो पावर नहीं चलेगी, और वीटो पावर रखने वाले देशों का भी मेरे ख्याल से एक जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। ज्यादा देशों को वीटो पावर मिलनी चाहिए और अल्टीमेटली वीटो पावर खत्म करने की तरफ यूएन को बढ़ना चाहिए। लेकिन वो अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें, लेकिन आइडियल स्थिति, यूटोपियन स्थिति वही रहेगी। नहीं तो आप ये कह रही है, मेरा आखिरी सवाल है कि अब जब ईरान और इजराइल, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अनाउंस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच में आकर उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया, तो अब ये वीटो पावर को कम करने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वीटो पावर्स हैं वो कम हो, अमेरिका की वीटो पावर कम हो, इसको लेकर कौन सोचेगा? क्या ये ग्लोबल साउथ के देश सोचेंगे जो आप अभी कह रहे हैं? एकदम सोचेंगे और सोच रहे हैं। ब्रिक्स जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है, आप इसको ब्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हल्के में करके नापें। आज सबसे बड़ी वजह ये भी है, जो अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स की जो हेजेमनी है ना, जो ज़ायनिस्ट ताकतों की, और जो कहा जाता है रॉथस्चाइल्ड की जो हेजेमनी है, देश जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं, जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक फैमिली से कंट्रोल्ड है। ये जो एलिगेशंस लगती रही हैं, ये उसके ब्रिक्स उसी के खिलाफ तो बगावत है। ब्रिक्स की जो करेंसी खुल शुरू हो रही है, ये बहुत सारे देशों को, सिर्फ ब्रिक्स नेशंस को ही नहीं, बहुत सारे देशों को खुशहाल बनाएगी, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव चीज मिल जाएगी कि अगर हम हवाई जहाज से नहीं जा सकते तो बुलेट ट्रेन भी है हमारे पास जाने के लिए, या एक ऑल्टरनेटिव। हर एक कंपटीशन है ना देश में भी। कोई अगर एयर इंडिया ही सिर्फ एक वो रहती, तो अब आज कई एयरलाइंस है ना, तो अगर एक जो सिस्टम है वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा तो दूसरा सिस्टम इस्तेमाल करने की भी ताकत रहनी चाहिए। ये यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी जो कम करने की जो पहल हो रही है ना, ब्रिक्स की इकोनॉमी, जो कि ब्रिक्स की जो करेंसी है, वो बहुत बड़ा कदम है इस हेजेमनी को, इस सुपर वीटो पावर जो अमेरिका की इस्तेमाल हो रही है उसको कम करने के लिए। और ये मुझे लगता है, देखिए अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको मुझे बहुत ही कड़वा घूंट पी के कहना पड़ रहा है कि इस सब का फायदा चाइना को हो रहा है। चाइना एक एमर्जिंग एम्पायर हो रहा है इस समय, और अमेरिका एक जो कहते हैं ना फॉलिंग एम्पायर हो रहा है। इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही देश है, मैं फिर बोल रहा हूं, और अगर चाइना की हेजेमनी हो जाएगी अमेरिका की तरह, तो वो भी विश्व के लिए ठीक नहीं है। तो उसको रोकने के लिए फिर मैं आपसे वहीं आके कहूंगा, भारतीय होने की हैसियत से नहीं, एक ऐसा न्यूट्रल वर्ल्ड का नागरिक होने की हैसियत से, मजबूरी में मैं भारतीय भी हूं, तो मुझे फिर अपने देश की तारीफ करते हुए थोड़ी शर्म भी आती है इसलिए, लेकिन भारत को एक रोल अदा करना पड़ेगा, एक बैलेंसिंग रोल, कि चाइना उतने आगे ना निकल जाए आने वाले समय में अमेरिका से। एक बैलेंस बनाने के लिए भारत को भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। ये मैं कोई भारतीय होने की हैसियत से नहीं, एक न्यूट्रल इंसान होने की हैसियत से कह रहा हूं। चलिए महमूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइन। थैंक यू सो मच।